मजेदार बात यह है कि सी रामचंद्र का स्टूडियो एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करता था और बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आया करती थी। तो इंग्लिश मीडियम के किसी स्कूल के बच्चे वहां मजेदार तरीके से खेल रहे थे और वो एक एडमुंडो रॉस का गाना गा रहे थे और वो गाना है चिको चिको ओ कोस्टा रिको और मजे से खेल चल रहा था। सी रामचंद्र ने देखा कि ये ट्यून कुछ मजेदार लग रही है, तो उन्होंने उस ट्यून को अपने पास रख लिया और 1950 में इस ट्यून को अपनाते हुए उन्होंने एक गाना बनाया और वो गाना है गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। अब जरा सोचिए कि एडमुंडो रॉस की अंग्रेजी ट्यून को उठा के उसको अपना बना लेना और उसके बाद उसको एक नया रूप दे देना, और वो गाना 1950 में फिल्म समाधि आई थी। इतनी लंबी यात्रा किसी गाने की चले तो फिल्मी गाने हम सुनते हैं लेकिन इनके पीछे की कहानियां बहुत ही दिलचस्प होती हैं और इन कहानियों को जानने के बाद इन गानों से जो हमारा कनेक्शन है वो और भी अलग तरीके से हो जाता है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण बहुत फास्ट गाने लिखने वाले गीतकार रहे हैं। उनका ऐसा था कि एक महीने पहले प्रोड्यूसर ने उनको साइन कर लिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको ट्यून सुना दी और उन्होंने कहा गाना हो जाएगा, लेकिन वो 30 दिन मिले तो 29.5 दिन गाना नहीं लिखते थे और 29.5 दिन वो अपनी मौज करते रहते थे और बाकी के बचे आधे दिन में वो गाने लिखा करते थे। तो एक दिन वो बहुत चिंतित थे और उनकी स्टाइल ये थी कि वो अपने बेडरूम में अपने तकिए के ऊपर बैठा करते थे, 2 तकिए रख के उसका आसन लगा के उसके ऊपर बैठे थे। उनकी पत्नी जो है वो नहा के बाथरूम से निकली और जैसे कि महिलाएं करती हैं उन्होंने सिर ऐसा झुकाया, बाल सामने किए और टॉवल से जोर से झटका और पूरा पानी झटक के और राजेंद्र कृष्ण के कागज भीग गए, वो खुद भीग गए और वो हंस पड़ी कि कितनी बढ़िया शरारत उन्होंने की है। लेकिन एक गीतकार जिंदगी की इन मामूली घटनाओं को कैसे गानों का रूप देता है, इसका उदाहरण ये गाना है जो उन्होंने उस दौरान उस तकिए पर भीगे बैठकर लिखा और वो था न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। ये कमाल है गीतकारों का कि कैसे वो जिंदगी की आम घटनाओं को फिल्मी गानों में बदल देते हैं। बहुत सारे गानों के बनने की बहुत मजेदार सी कहानियां हैं। आपको पता है 1951 में एक फिल्म आई जिसका नाम था नौजवान। ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन फिल्मी दुनिया में अपनी जगह अपनी जड़ें पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो दौर भी था जब लता मंगेशकर हौले हौले कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और फिल्म नौजवान वो फिल्म थी जिसने एक तरह से एसडी बर्मन की थोड़ी जड़ें मजबूत की थी बंबई में। एक बार कोई आर डी बर्मन के घर गया तो उन्होंने देखा कि विस्की की बॉटल्स जो हैं हाफ हाफ भरी हैं और आर डी बर्मन उनको फूक रहे हैं, इस तरह से फूक रहे हैं। तो लोगों ने सोचा ये क्या आदमी है, ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। दरअसल साउंड के एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति थे आर डी बर्मन। जो फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना है वो जब शुरू होता है तो उसमें झुम 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 की आवाज आती है और बहुत सारा जो है वो गिटार है, टन टन टन, वो गिटार तो है लेकिन उसकी बीच में जो झुम झुम की आवाज है वो विस्की की बोतल को आधा भर के उसमें फूंक मार के और वो आवाज निकाली गई है। साउंड के इतने गजब के कारीगर आर डी बर्मन हुआ करते थे कि एक फिल्म में एक गाने में उनको एक खास तरह का साउंड चाहिए था, वो साउंड उनको मिल नहीं रहा था। तो उनके एक परकशनिस्ट होते थे, तबला और ढोलक बजाया करते थे, उनका नाम था मारुति राव कीर। तो मारुति राव का कहा तुम अपनी शर्ट उतारो, तो मारुति राव एकदम हैरान हो गए कि ये मतलब क्या, इनके कहने का की वजह क्या है, ये क्या करवाना चाहते हैं। पर उन्होंने बड़े हिचकते हुए शर्ट उतारी तो पंचम ने उनकी पीठ पर अपने हाथों से ताल बजा के वो साउंड निकाला जिसकी उनको जरूरत थी। तो एक गाना, एक फिल्म का कुछ साउंड ऐसा है जिसमें मारुति राव कीर की पीठ पर पंचम ने वादन किया और अपना साउंड निकाला है। कहीं कंघी से, कहीं कैस्टनेट से, कहीं रेसो रेसो से,
कहीं थाली से, कहीं चम्मच से साउंड निकालने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के गानों की कहानियां हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि उत्तम सिंह एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो यश चोपड़ा के लिए साइन किए गए और उन्होंने दिल तो पागल है की धुनें बनानी शुरू की। तो एक धुन ऐसी थी, उन्होंने मुझे हाल ही में एक मुलाकात में बताया, एक धुन ऐसी थी जिसको सब रिजेक्ट कर देते थे, पर हर सिटिंग में उत्तम जी बैठते थे और सुनाते थे। पूरे एक ट्यून बनाई, सुनाई, सिटिंग खत्म हुई तो कहते वो एक ट्यून सुनते हैं। तो जो प्रोड्यूसर और उसकी पूरी फैमिली के लोग और उसके कर्मचारी कहते थे वापस वही ट्यून। तो इस तरह से कई महीने तक वो ट्यून सुनाते रहे और वो ट्यून रिजेक्ट होती रही। और वो क्या करते थे, तुरुरु तुतु तुरुरु तुतु तुरु, ये सुनाते थे और कहते नहीं मजा नहीं आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या जादू आगे चलकर होने वाला है। एक दिन यश चोपड़ा के बेटे उदय वहां पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। वो ट्यून उन्होंने सुनी उदय चोपड़ा ने और उन्होंने कहा पापा ये बहुत अच्छी ट्यून है। जब बेटा कहता है तो जाहिर है कि फैमिली को ध्यान देने की जरूरत थी। फैमिली ने ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ये अच्छी है। तो सब लोगों ने मिलकर उस पर बोल लिखने शुरू किए। अब आप एक कमरे में इमेजिन कीजिए कि यश चोपड़ा, उनकी पत्नी, उनके बेटे, खुद उत्तम जी, जो मौजूद हैं, सब उस ट्यून में गाने भरने की, बोल भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम तुम मिलते हैं जादू होता है, ऐसे से पता नहीं क्या क्या डमी वर्ड्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बख्शी साहब को बुलाया गया। बख्शी साहब इस फिल्म के गीतकार थे। तो बख्शी साहब ने कहा कि इस ट्यून पे मैं गाना नहीं लिखूंगा, ये तो बेकार की ट्यून है, अच्छी ट्यून नहीं है। तो उत्तम जी बहुत निराश हो गए कि एक ट्यून जिसकी इतनी यात्रा थी, कहीं से संभल रही थी और एक आशा बंध रही थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन देखिए हर एक धुन, हर एक कृति, हर एक चीज की एक यात्रा होती है। और एक महीने बाद बख्शी साहब ने कहा वो क्या ट्यून सुनाई थी तुमने? तो उत्तम जी ने कहा कि हाँ ये ट्यून थी। और तब बख्शी साहब ने लिखा घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धुन, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। और बख्शी साहब ने ये बोल जो हैं ये उत्तम सिंह ने जोड़े, चक दुम दुम चक दुम दुम। और ये गाना इस फिल्म के सबसे हिट गानों में से एक हुआ और सबने स्वीकार किया कि एक ऐसी धुन थी जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया था और वो ट्यून आगे चलकर इतनी कामयाब और इतनी ज्यादा दूर की यात्रा वाली बनी।